गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन अकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लास्ट वीडियो में टॉपिक था सेल और सेल के हम टाइप पढ़ रहे थे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में हमने ड्राई सेल पढ़ लिया और इसके अलावा हमने मर्करी सेल पढ़ा था। आज हम सेकेंडरी सेल के बारे में बात करेंगे। सेकेंडरी सेल सेकेंडरी सेल जो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो कल हमारा पूरा हो गया था। सेकेंडरी सेल में हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन चलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन चलती है। दूसरी बात हमने कहा था कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने इसमें पढ़ा था कि जो ये सेल है इसको बार बार यूज किया जा सकता है। जब ये सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको दोबारा चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये बातें हमने इसमें पढ़ी थी। आज हम सेकेंडरी सेल का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। तो सेकेंडरी सेल जो है उसका एग्जाम्पल जो है उसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी की हम बात करेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है? तो देखो भाई, लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये एक सेकेंडरी सेल है। इसके अंदर जो है एनोड और कैथोड जो है वही दो इसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 भरा होता है जिसका की कंसंट्रेशन 38% होती है। एक इसके अंदर जो प्लेटें हैं कैथोड और एनोड की, उन एक प्लेट से 2 वोल्ट करंट जो है वो मिलता है। तो अगर 6 प्लेटें हैं बैटरी के अंदर तो उससे 12 वोल्ट करंट मिलेगा, और अगर 3 प्लेटें हैं तो 6 वोल्ट करंट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इसका अगर जो रेंज है वो प्लेटों के हिसाब से होती है कि उसमें कितनी प्लेटें लगी हुई हैं, कैथोड एनोड कितने लगे हुए हैं, उसके हिसाब से इसकी करंट की वैल्यू आती है, ठीक। स्ट्रक्चर इसकी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर पे अपने को क्वेश्चन आएगा, वो अपन सीखते हैं स्ट्रक्चर। और बाकी इसके अंदर जो इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं वो अपने को याद रखनी है। केमिकल रिएक्शन के अलावा अपने को ये बात पता होनी चाहिए कि जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो कौन से प्रकार का कौन सी रिएक्शंस चलती है, और जब सेल को वापस चार्ज किया जाता है आफ्टर द डिस्चार्जिंग तो फिर कौन सी रिएक्शन चलती है। तो ये सारी चीजें अपने आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेड स्टोरेज बैटरी की स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि इसमें स्ट्रक्चर कैसे होती है। चलिए देखिए, लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये वही बैटरी है जो घरों में या हम इन्वर्टर के साथ जो बैटरी यूज करते हैं ना, वो वाली बैटरी है। ये गाड़ियों के अंदर, कारों के अंदर, बसों में, ट्रैक्टर में ये वाली बैटरी ही यूज होती है, ठीक है। तो देखिए, ये एक रबड़ का बना हुआ कंटेनर होता है जिसके अंदर प्लेटें लगी होती हैं, और इसमें आप देखिए ये यहाँ मैंने इसमें प्लेटें जो है वो जोड़नी स्टार्ट करी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको आनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो सेल की, तो इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो आनी चाहिए सबको, ठीक है ना। ये हमने एक टाइप बना दिया इसकी जो प्लेटें हैं उनका, और दूसरा टाइप मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरा टाइप जो है वो यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार से ये ड्रॉ हो जाएगा, और आपने इसको बदल देते हैं यहाँ पर, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक प्लेट यहाँ जोड़ देते हैं, और यहाँ से एक प्लेट इधर जोड़ देते हैं। तो टोटल जैसे कि अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इस सेल में कितनी प्लेटें जुड़ी हुई हैं? 6 प्लेटें जोड़ दी गई हैं, ठीक है।
अब देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने किसको यूज किया, H2SO4 को। H2SO4 को हमने यूज कर दिया यहाँ पर। ठीक, कंसंट्रेट नहीं है, डाइल्यूट किया हुआ है, तो H2SO4 यूज कर लिया। फिर इसमें देखो ये वाला जो एंड है इसको हम कैथोड मान लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड में अपन जानते हैं एनोड बनेगा। ठीक, अब जो एनोड है, एनोड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एनोड वाली प्लेटें ये वाली हैं, इनके अंदर लेड भरा रहता है, और जो कैथोड वाली प्लेटें हैं ये वाली, इनके अंदर PbO2 भरा रहता है, PbO2। ठीक है, PbO2 का दूसरा नाम लिथार्ज भी बोलते हैं, लिथार्ज। ठीक, तो ये इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है ना? तो ये तो सेल की स्ट्रक्चर है। ये प्लास्टिक का कंटेनर है, प्लास्टिक का या रबर का कंटेनर होता है। ठीक है, प्लास्टिक और रबर कंटेनर। ठीक, रबर या फिर प्लास्टिक का कंटेनर यहाँ पर इस प्रकार से इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर जो रिएक्शंस हैं वो किस प्रकार से होंगी। तो चलिए रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले अपन एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड, ठीक, एनोड पे इसमें क्या रिएक्शन होगी, तो देखो भाई एनोड पहले तो ये देखो है कौन सा, ये एनोड है ये वाला, और इसके अंदर यहाँ पर कौन भरा हुआ है, इसमें तो लेड भरा हुआ है ना, तो लेड का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो लेड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो लेड किस में बदलेगा, Pb किस में बदलेगा, Pb+2 में, ऐसे होगा ना। अब जैसे ये Pb+2 में बदला, बेसिकली ये प्लेटें हैं, ये Pb किस में बदल रहा है, Pb+2। ठीक, इसके अंदर कौन से आयन प्रेजेंट है, ऑलरेडी H2SO4 डाला हुआ है तो सल्फेट प्रेजेंट है। तो इसी रिएक्शन में क्या होगा, ये जो Pb+2 है ना, ये सल्फेट से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, PbSO4। रिएक्शन बेसिकली एक ही है, एक ही रिएक्शन है, मैंने दो अलग अलग तरीके से इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए कि Pb का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए कैथोड पर क्या होता है। तो कैथोड में कौन है, PbO2 प्रेजेंट है, PbO2 प्रेजेंट है। PbO2 जो है क्या करेगा, अब वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी या रिलीज कर दी, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो रिसीव करेगा। तो रिसीव करेगा तो देखिए क्या होगा, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव। अब ये कहां से है, अरे ये H2SO4 भरा हुआ है इसके अंदर, तो इसमें H2SO4 जब टूटेगा तो H पॉजिटिव आयन बनेंगे ना, उसमें से आएंगे, प्लस SO4 नेगेटिव, वो भी ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें, और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, तो ये देखो वो यहां से आए हैं, ये वाला यहां से आए। कोई कहेगा सर 2 ही है, अरे 2 है तो इसका क्या मतलब होगा, Pb उसमें एक ही थोड़ी है, Pb तो बहुत सारे हैं उसमें, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से रिसीव करेगा। ये जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो फाइनली अपने पास रिएक्शन क्या बनेगी, PbSO4, SO4 तो Pb से जुड़ गया। अच्छा देखना इसको, इसका क्या होगा, 4H 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके H2 में बदलेगा, ये H2 से O2 से रिएक्ट करेगी और क्या बनेगा,
2H2O। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से भैया जो रिएक्शन है वो हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन देखो इसकी क्या होगी। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 2 कर दो, इधर 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस होगी। तो ये आपकी जो है वो सेल रिएक्शन इधर कंप्लीट चलेगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। Pb PbO2 दोनों ही किससे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि एनोड और कैथोड दोनों ही किससे रिएक्ट कर रहे हैं, H2SO4 से। H2SO4 से मिलकर के PbSO4 बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तो इतना ऐसे हो गया। ठीक, अब जो ये सेल जब चल रहा है तो Pb और PbO2 जो है कंटिन्यू इस H2SO4 से रिएक्ट करके PbSO4 में बदलते जाते हैं है ना। तो अब जो मैं बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। जैसे जैसे ये Pb और PbO2 H2SO4 से रिएक्ट करके इसमें बदलते जाएंगे तो इस सेल में H2SO4 की जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि वो तो कंज्यूम हो रहा है ना लगातार, H2SO4 लगातार कंज्यूम हो रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब उसकी वैल्यू जो है, उसकी डेंसिटी बहुत कम 1.3 से कम नीचे चली जाती है तो सेल जो है वो उसको ऐसा कहा जाता है कि सेल डिस्चार्ज हो गया। अब वो सेल जो है एनर्जी देना बंद कर देता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको फिर चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, इसी सेल को हाई इलेक्ट्रिसिटी के एक सोर्स से जोड़ दिया जाता है। हाई इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से जब इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ना ये वापस चल पड़ती है, बैकवर्ड चल पड़ती है ना। ध्यान से देखो इसको, ये रिएक्शन वापस चलेगी बैकवर्ड डायरेक्शन जब चलेगी तो PbSO4 कैसे किसमें बदलना स्टार्ट हो जाएगा, H2SO4 में और Pb में और PbO2 में। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था शुरू में कि इस सेल के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो प्रोडक्ट जो है अब किसमें बदलने स्टार्ट हो गए हैं, रिएक्टेंट में। तो जैसे जैसे ये बदलते जाएंगे सेल चार्ज होता जाएगा तो दोबारा वर्किंग में आ जाएगा। क्लियर हुई ना बात। तो इस तरीके से ये सेल जो है वो वर्क करता है। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये सेल जो है वो लगातार इस तरीके से वर्क करता रहता है कि पहले फॉरवर्ड रिएक्शन चलती है, उसके बाद में सेल डिस्चार्ज हुआ, फिर बैकवर्ड रिएक्शन चलती है, ऐसे तो होता है। तो जब ये रिएक्शन ऑलरेडी चलती रहती है ऐसे, तो फिर तो ये सेल कभी खराब होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने देखा कि बैटरी जो है वो 5 साल में 10 साल में वो खराब हो जाती है, फिर उसको चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा फिर क्यों होता है, तो उसका कारण सुनिए। ये क्वेश्चन ऐसे सीधा आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैटरी या जो लेड स्टोरेज सेल जो है वो लंबे टाइम तक वर्किंग क्यों नहीं करता। लंबे टाइम का मतलब कि 10 साल से ज्यादा। ठीक है, क्यों नहीं वर्क करता। तो देखो जब ये रिएक्शन इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो क्या बनता है, PbSO4 बनता है। जब बैकवर्ड चलेगी तो ये बनेंगे। जब ये बैकवर्ड चलती है ना ये रिएक्शन, तो ये जो PbSO4 है ये इस बैकवर्ड रिएक्शन में इसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में। वो क्या है कि सेल के पैंदे में जमा होता रहता है, यहाँ जमा होता है, इधर जमा होता है। अब ये प्रोसेस जो है ना कंटिन्यू चलता है। ठीक, कंटिन्यू चलता है। तो धीरे धीरे ये PbSO4 इधर बॉटम में जमा होता जाएगा। जब ये जमा होता जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन जब चलेगी तो उसके लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो तो अवेलेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि PbSO4 जो है वो तो जम गया बैटरी के अंदर। अब वो वर्किंग में आ ही नहीं रहा, वर्किंग में नहीं आ रहा, तो अब जो बैकवर्ड रिएक्शन पहले चलती थी वो नहीं चल रही। अब नहीं चल रही तो इसका मतलब सेल जो है अब जो मर्जी कर लो वो वर्किंग में आएगा ही नहीं।
तो फिर ये सेल एनर्जी देना बंद कर देता है और फिर हम उसको चेंज करते हैं, उसको सेल आउट कर देते हैं, नया सेल या नई बैटरी जो है वो लगाते हैं। समझ में आया? तो वर्किंग इसकी प्रॉपर कुछ सालों के बाद में वर्किंग क्यों कम हो जाती है और या फिर हम कहते हैं कि बंद क्यों हो जाती है, तो उसका कारण भैया आपके सामने है कि ये जो लेड PbSO4 है ना, ये इसके अंदर स्टोरेज होता जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड जो है वो क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। क्लियर? कोई बात? इस बैटरी से अगर करंट की बात करें तो 6 to 12 वोल्ट करंट जो है इससे हमें मिलता है। 6 से 12 वोल्ट करंट इससे हमें प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए, यहाँ आपका जो है लेड स्टोरेज बैटरी इधर कंप्लीट होती है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है भाई? चलो, इसके बाद में नेक्स्ट जो सेल है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में आया भी हुआ है। देखिए, नेक्स्ट जो सेल है उसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल। ठीक है? जैसे लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें हम जैसे रिएक्टेंट ऑलरेडी भरे हुए हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं, ऐसे जो फ्यूल सेल है उससे हाई एनर्जी जो है वो मिलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। इतनी एनर्जी कि जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम था, उस अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर फ्यूल सेल जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला यूज किया गया था। यानी कि एक रॉकेट को, एक शटल को ऊपर लेकर जाने में और वहां इतने दिन रहने में उसके कौन सा सेल यूज किया गया था, फ्यूल सेल यूज किया गया था। तो इसलिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब होती है तो फिर इस सेल को यूज किया जाता है। इस सेल की खासियत ये है कि इसके अंदर जैसे जैसे आप रिएक्टेंट प्रोवाइड करवाते जाओगे ना, वैसे वैसे एनर्जी मिलती जाएगी। रिएक्टेंट मिलना बंद तो एनर्जी की सप्लाई बंद। ठीक? इसलिए इसकी वर्किंग रहती है। तो मैं पहले डायग्राम बना के अपन इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम रिएक्शन को देखेंगे कैसे होती है। तो ये बड़ा ही ना एक आसान सा सेल है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऐसी अपन बना सकते हैं, यहां पर ये देखो, ये ऐसे लगा। ये एक्चुअली में क्या है कि पोरस प्लेट है यहाँ पर। पोरस प्लेट का मतलब यहाँ से इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं बिल्कुल। ठीक है? पोरस प्लेट है और इस पोरस प्लेट में इन दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की सप्लाई इसके अंदर जारी रखेंगे। ठीक है? इस तरफ से रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन गैस जाएगी और इस तरफ से ऑक्सीजन गैस जाएगी। बस ये दो ही हैं इसके रिएक्टेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर यहाँ पर इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सेल में इलेक्ट्रोलाइट होगा ही, तो यहाँ हमने KOH इसके अंदर एज ए इलेक्ट्रोलाइट फिलअप कर दिया। ठीक? KOH भी है जो कंसंट्रेट है और जब भी आप इसमें रिएक्ट करेंगे वाटर जो है वो को प्रोडक्ट के रूप में इसके अंदर बदलेगा। बस इतना सी सेल है, इतनी सी इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है? अब आप समझो कि इसके ऊपर रिएक्शन जो है वो रिएक्शन कैसे होती है। तो देखो भाई, एनोड पर रिएक्शन देखो, एनोड पे है कौन, हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस जा रही। हाइड्रोजन गैस क्या है, 2H पॉजिटिव या सीधा 4H से रिएक्ट कराओ, 2H2 + 4OH से रिएक्ट करें। OH कहां से है, KOH से है। अब ये पोरस प्लेट है यहां पर, पोरस प्लेट, पोरस प्लेट है। इसमें से जो हाइड्रोजन है वो एंटर करेगी उसके अंदर, तो KOH
क्या होगा, 4 वाटर बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो ये तो एनोड पर हो गया, ठीक। अब देखो कैथोड में क्या होगा। कैथोड से कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है। वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, वाटर से रिएक्ट करके इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे हमें। वाटर से रिएक्ट करके 4OH बन जाएगा, ठीक है। और ये 4OH वापस काम आ जाएगा इसमें। ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास रिएक्शन बचेगी 2H2 प्लस O2। फाइनली अपने पास ये रिएक्शन इसमें बचती है। तो इस सेल में देखो क्या हो रहा है, H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके H2O में बदल रहे हैं, और ये H2O यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो इससे ये जो है वो H2O जो है वो भी यूज होता रहता है, ठीक है भाई। तो इस सेल का पोटेंशियल 1.299 वोल्ट होता है, और इस सेल से लगभग 1 kV तक, 1 किलोवाट तक एनर्जी जो है वो ली जा सकती है, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट सेल है ये। इस सेल की खासियत ये है कि ये पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन नहीं करता किसी भी प्रकार का। अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर इसको यूज किया गया था, ठीक है। और जो हमारा लाइव टेलीकास्ट होता है ना टीवीज का, तो कैमरे सेटअप करा जाता है बाहर फील्ड के अंदर, तो वहां पर भी यही सेल यूज किए जाते हैं, जिससे कि हाई वोल्टेज की एनर्जी जो है वो मिलती रहती है, ठीक है भाई। तो ये अपना सेल जो था प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कोरोजन रहेगा, और कोरोजन जो है उसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेसन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।